नमस्कार। मेरा नाम शालिनी बिष्ट है और मैं जापान फाउंडेशन नई दिल्ली में कार्य करती हूँ। आज बुकुरू के साथ मिलकर हम आपको साहस और शौर्य की कहानियां सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम कार्यक्रम शुरू करें, मैं चाहूंगी हमारे निर्देशक koji सातो जी आपके समक्ष कुछ बातें रखें। हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सातो है और आज के कार्यक्रम में आप सब बहुत स्वागत है। आज जापानी अच्छे कहानियों को साथ साथ सुनेंगे और पढ़ेंगे ना। तो शायद आप सोचते होंगे वो कौन सी कहानियां आज वो सुनाएंगे। और इसका उत्तर देने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो बिजनेस 10 साल पहले जापान में वो कौन सा घटना हुआ था? मार्च 11 तारीख 2011 जानते हैं? हाँ, म्यूट है ना, तो मैं बताऊं। तो 10 साल पहले जापान में ना बहुत बड़ा भूकंप हुआ था। और थैंक यू, अर्थक्वेक। और भूकंप के बाद बड़ा बड़ा सुनामी भी वो आकर वो सारे शहरों को वो खत्म कर दिया। तो हजारों से ज्यादा लोगों ने अपने परिवार और साथियों और घरों और कस्बों शहरों को खो दिया था। तो सोच लीजिए कितना दुख होता। तो 10 साल बाद भी अभी भी वो लोग इस दुख में रहते हैं। तो आज आपके साथ पढ़ेंगे 2 कहानियां। वो इस आशा में बनाई गई थी, वो ये इतना गहरा दुख को वो कुछ ना कुछ भी कम करें। तो आपको भी शायद वो ऐसा अनुभव तो हो सकता है। शायद आपके तो प्रिय परिवार या साथियों को वो मिस करें। तो शायद वो इस कहानी को सुनकर आप भी वो ऐसा ही महसूस कीजिए। तो साथ साथ वो अच्छी तरह से पढ़ेंगे और महसूस करेंगे और अपने दिल में रखकर आज चढ़िएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सातो जी। अब मैं चाहूंगी बुकुरू से स्वाति जी भी आपसे 2 शब्द कहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वाति रॉय है। मैं बुकुरू ट्रस्ट की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जापान फाउंडेशन नई दिल्ली के आभारी हैं कि हमें ये मौका मिला है आप तक 2 बहुत ही गुणी कथाकारों को पेश करने का। बुकुरू चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल आप जैसे बच्चों का एक साहित्य उत्सव है जिसमें देश विदेश के अनेक लेखक, चित्रकार, कहानीकार बच्चों से रूबरू होते हैं। 2008 से लेकर अब तक हम देश के 15 शहरों में और विदेश में 3 बार इस फेस्टिवल को प्रस्तुत कर चुके हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों को विविध प्रकार की किताबों को उनके रचनाकारों के माध्यम से आप तक पहुंचाना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बुकुरू को 2017 में लंदन बुक फेयर में इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया था। आइए मिलते हैं हमारे पहले कथाकार प्रियंका पाठक से। प्रियंका नई दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्नातक है। इन्होंने थिएटर टेक्निक और डिजाइन में स्पेशलाइज किया है। ये गत 17 सालों से थिएटर से जुड़ी हुई हैं। प्रियंका न सिर्फ एक अभिनेता है, वह एक डिजाइनर, कथाकार एवं अभिनय प्रशिक्षक भी हैं। यह आज आपको चंद्रमा की सीप कहानी सुनाएंगी। आज के दूसरे कथाकार हैं कपिल पांडे। यह कुटुंब फाउंडेशन नामक संस्था के अध्यक्ष हैं। कहते हैं कि 30 की उम्र में किसी घने जंगल में इनकी मुलाकात ग्राफिलो से हुई और वहीं से शुरू हुआ इनके कहानियों का सफर। आज ये जो कहानी सुनाने जा रहे हैं इसका नाम है हानामिजुकी, हानामिजुकी का रास्ता। सॉरी दोस्तों, मेरे से गलती हुई। हानामिजुकी का रास्ता कहानी कपिल पांडे आप लोगों को सुनाएंगे और सेशन के अंत में हम तोमोको किकुची, जिन्होंने इन बेहतरीन कहानियों का अनुवाद किया है, उनको बुला के उनसे इन कहानियों के बारे में वार्तालाप करेंगे। आपके सवालों को भी उन तक पहुंचाएंगे और वही इन कहानियों के बारे में आपको आपके सवालों का जवाब दे पाएंगे। तो शुक्रिया दोस्तों। ओवर टू यू प्रियंका। Hello friends,
तो हम जैसा कि स्वाति ने बताया, अभी जो कहानी सुनने जा रहे हैं उसका नाम है चंद्रमा का सीप। अब सीप जो होता है वो सीशल होता है, फिर वो चंद्रमा का कैसे हो सकता है? तो देखते हैं कि ये कहानी में सीप जो है वो चंद्रमा कैसे बनता है। ये कहानी एक छोटी सी लड़की के बारे में है जिसका नाम है एना। तो अब एना को समुद्र देखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन कभी कभी उसको समुद्र की बहुत याद भी आती है। तब वो नानी के घर के पीछे वाली पहाड़ी पर आ जाती है। वहां पेड़ का सहारा लेते हुए ऊपर आसमान की ओर देखती है, तो उसे लगता है कि आसमान का रंग बिल्कुल समुद्र जैसा है। उस समय का समुद्र जब वो शांत होता है। दूर पर पहाड़ दिखता है, वो अपने गांव के समुद्र का द्वीप जैसा है। खैर, समुद्र उस समय उस द्वीप को तो नहीं ले गया था। समुद्र ने एना के घर को निगल लिया, उसकी मां को भी छीन ले गया। अभी तक उसने मां को हमें वापस नहीं दिया। नानी के घर आने के बाद अब आधा साल बीत गया। नानी का घर पहाड़ पर है, इसलिए समुद्र हम पर हमला नहीं कर सकता। फिर भी एना को हर रात समुद्र की भयंकर गरज सुनाई देती है और अपने कानों को हाथों से बंद कर लेती है वो बार बार। डर लगता है, समुद्र इधर आ रहा है। डरने की कोई बात नहीं है ना, वो हवा की आवाज है। नानी उसे गोद में भर लेती है। जब एना रोती है तो नानी भी आवाज दबाकर रोती है, क्योंकि एना की मां नानी की बेटी थी। उस दिन एना पीछे वाली पहाड़ी पर गई। बड़े पेड़ के नीचे एक लड़का आकाश की ओर देख रहा था। एना ने पहली बार उसे देखा है। क्या हाल है? एना ने पूछा। उस भैया ने एना की ओर मुड़कर देखा और मुस्कुराया। यहां से आकाश देखता हूं तो बिल्कुल समुद्र जैसा दिखता है ना। ये सुनते ही एना जोर से बोली, समुद्र मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे समुद्र से नफरत है। तभी उसकी आंख से एक छोटा सा आंसू की बूंद गिर पड़ी। भैया भी बड़ी मुश्किल से मुस्कुराया। असल में समुद्र बहुत दयालु होता है। मैं याद कर रहा था कि कभी समुद्र तट पर दौड़ा करता था, बहुत अच्छा लगता था। एना भैया के पास आ गई, मानो किसी किसी ने एना को भैया की ओर खींच लिया हो, और वो आकाश की ओर देखने लगी। जब समंदर चमकता है तो लगता है कि वो मुस्कुराता है, और जब बारिश समुद्र का रंग धुंधला हो जाता है तो लगता है कि वो बहुत उदास है। पहले एना समुद्र को बहुत पसंद करती थी, चाहे वो जैसा भी हो। रोज अपने कुत्ते गोन के साथ रेतीले समुद्र तट पर दौड़ा करती थी, और गर्मियों में तो सूरज ढलने तक अपनी सहेली आया चांद के साथ समुद्र में तैर कर खेला करती थी। जब वो आकाश की ओर देखती है तो उसे याद आती है कि कभी पिताजी उसके साथ नाव में बैठकर दूर तक ले गए थे। पिताजी ने मजाक करते करते नाव को जोर से हिलाया था और मां इसी बात पे जोर जोर से हंसी थी। उस दिन की याद में एना एक क्षण के लिए मुस्कुराई। तभी भैया ने कहा, एक अच्छी चीज मैं तुम्हें देता हूं, अपना हाथ खोलो। ये चंद्रमा का सीप है। भैया ने आहिस्ते से एना की हथेली पर कुछ चीज रख दी। उसने अपनी हथेली को देखा
लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। भैया बोला, आज अमावस्या है, रात को चंद्रमा नहीं आता, इसलिए तुम्हें अभी कुछ ही नहीं दिखेगा, लेकिन कल रात को ये चमकना शुरू करेगा। तुम इसे अपने हाथ में रखकर सो जाना। ये चंद्रमा का सीप जब पूरा गोल हो जाएगा, उस रात को हम यहां फिर मिलेंगे। भैया ने जैसा बताया वैसा ही हुआ। अगली रात को ऐना की हथेली पर रेशम के धागे जैसी एक पतली चमक दिखने लगी। ऐना ने धीरे से उसे हथेली से उठाकर देखा तो उसे अपनी मां की हंसती हुई आंखों की याद आ गई। बहुत दिनों के बाद ऐना उस रात को बहुत अच्छे से सोई। ऐना की हथेली पर चंद्रमा का सीप अपना रूप धीरे धीरे बदलता रहा। कभी वो सहेली आया चांद के हंसते हुए मुंह जैसा दिखता था और कभी अपने कुत्ते गोन के कान जैसा। जब गोन दौड़ता है तो उसका कान ऐसा ही दिखता है। और कभी कभी वो निशिमुरा की चाची के एप्रन की जो जेब है ना, वैसा दिखता था जिसमें वो हमेशा मिठाई रखती थी। कभी वो मित्सुई के दादा के बिना बाल वाले गंजे और गोल सिर जैसा दिखता है। वो हमेशा मजाक करते रहते थे। सब लोगों की बहुत याद आती है। अभी तक उनमें से एक भी समुद्र से वापस नहीं आया है। क्यों मैं उन सबको नहीं बचा पाई? क्यों क्यों मैं अकेली बच गई? माफ करना, माफ करना मुझे। चंद्रमा का सीप पूरी तरह से गोल होने लगा। करुणा से परिपूर्ण उसकी चमक ऐना की आंख पर चुभती है। ऐना के हृदय में खींच है और वो पछता रही है कि 6 साल की बच्ची होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाई। नानी ने धीमे से कहा, ऐना, कल पूर्णिमा है। और उस रात को ऐना ने एक रहस्यमय सपना देखा। उसने सपने में देखा कि एक हल्के नीले रंग के धुएं के उस पार बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। चारों ओर हल्की सी रोशनी धीरे धीरे दमक रही है। ऐना को लगा कि वो सब तारो नामक द्वीप होंगे जिनको हमने समुद्र में छोड़ा था। सब लोग छाया की तरह खड़े हैं। किसी का मुंह नहीं दिख रहा है, लेकिन सबकी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। हम वापस नहीं जा सकते, फिर भी उधर कोई दुख ना रहे। हाँ, हमारे मन में उधर के लोगों की चिंता है। मैं उधर के लोगों को बताना चाहता हूं कि हम इधर बिल्कुल बिल्कुल ठीक हैं। बात करते हैं तो सबके सीने पर अचानक सुनहरे रंग की चमक दिखने लगी। मेरे प्रियजनों के लिए कहते हुए जब वो लोग अपने सीने के अंदर से आहिस्ते से एक चीज निकालते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो कोई प्रार्थना करते हैं। ये देखकर ऐना को पता चला कि वो चंद्रमा का सीप है। ऐना देखो, गोल चंद्रमा ऊपर निकल आया है। हवा में चढ़कर भैया की आवाज ऐना के कानों तक पहुंची। वो घर के बाहर निकली और पीछे वाली पहाड़ी की ओर दौड़ पड़ी। भैया, भैया आकाश में चंद्रमा को देख रहा था।
ऐना की आवाज सुनकर उन लोगों की आवाज सुनाई दी। ऐना ने सिर हिलाया। भैया मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे कि वो अभी रो देगा। फिर उसने ऐना की हथेली से सीप को उठा लिया और पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह गोल हो चुके इस सीप को उठाते ही कहा, ऐना चलो। भैया ने ऐना के हाथ को पकड़ लिया। इतने में ऐना बहुत बड़े गोल चंद्रमा की ओर खींची जाने लगी। और जब होश आया तो ऐना को पता चला कि वो भैया के साथ उसी समुद्र तट पर खड़ी हुई है। ये अपना समुद्र तट है, कभी नहीं भूल सकती। लेकिन ये समुद्र तट उससे अलग है जो ऐना को याद है। इस समुद्र तट पर कुछ भी नहीं है। चीड़ के जंगल भी नहीं, नाव भी नहीं, बस पत्थर हैं और कहीं से तैरकर आ पहुंची लकड़ियां हैं। गंदा सा अंधेरा सा समुद्र तट है। मुझे डर लगता है। ऐना ने अचानक अपने मुंह को हाथों से छिपा लिया। अरे डरो मत, अभी तो सब लोग आ जाएंगे। भैया की संतावना भरी आवाज सुनाई दी। देखो, चंद्रमा अब हमारे ठीक ऊपर आ गया। इतने में चारों ओर सहसा प्रकाश होने लगा। ऐना ने जल्दी से अपना मुंह उठाया। समुद्र के तल में चंद्रमा निकलने लगा। नहीं 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 नहीं, ये चंद्रमा नहीं था। सोने की तरह चमकता हुआ एक बड़ा सा गुंबद था। वो गुंबद निकल आया तो उससे तेज प्रकाश उभर कर आने लगा। ओह, वो चकाचौंध ऐना की आंख में चुभ गई। उसी वक्त सोने की चमक को बिखेरते हुए वो गुंबद बीच में से फटकर दो भाग हो गया। ये देखकर ऐना को लगा कि गुंबद ने एक लंबी सी आह भर ली। सुनहरे रंग के गुंबद के अंदर से बहुत सारे लोग निकल आए। सबने अपनी हथेली पर चमकती हुई एक चीज रखी थी और समुद्र की सतह पर फिसलते फिसलते तट की ओर आ रहे थे। वो चीज वो चीज चंद्रमा का सीप था। ऐना ने सपने में भी ये देखा था, जिसे सब अपने सीने के अंदर से निकालते थे। हल्की सी उड़ान भरते हुए सब लोग तट पर आ उतरे और चंद्रमा के सीप को रेत में गाड़ने लगे। रेतीला समुद्र तट दैवीय रोशनी के आलौकिक होने लगा। ऐना को अचानक दिख गया, ओ, वो मातिनी के दादा हैं। अरे, मेरी सहेली आया चांद भी है। माँ है। माँ, माँ, चिल्लाकर अपनी माँ की ओर दौड़ने लगी। लेकिन आवाज बिल्कुल नहीं निकल रही थी। उससे शरीर भी बिल्कुल नहीं हिल पा रहा था। ऐना की माँ ने अपने चंद्रमा के सीप को रेत में गाड़ने के बाद समुद्र की ओर लौटने लगी। मेरी माँ समुद्र में वापस जा रही है। माँ, नहीं माँ, मैं आपकी बेटी हूं, है ना, यहां हूं माँ। आवाज के बिना चिल्लाने लगी। तभी भैया के हाथ में जो चंद्रमा का सीप था वो अचानक तेजी से चमकने लगा। ऐना, अब दुखी मत होना। तुमने मुझे प्यार से पाला और मैं बहुत खुश था।
ऐना के कानों के पास किसी ने धीरे से बोला, लेकिन वो भैया नहीं था, उसका कुत्ता गोन था। गोन समुद्र की तट पर दौड़कर मां के पास पहुंच गया। मां ने उसे आहिस्ते से गोद में उठाया। उसी वक्त मां ने ऐना की ओर मुड़कर देखा और ऐसे मुस्कुराई मानो उसके स्नेह से सब कुछ पिघल जाएगा। है ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा करती हूं। ऐना को मां की आवाज साफ सुनाई दी। ऐना ने जोर से सिर हिलाया, बार बार सिर हिलाया। ऐना की मां और सब लोग वापस चले गए तो फटा गुंबद धीरे धीरे वापस बंद हो गया और समुद्र की सतह सोने के रंग में चमक रही है, फूल से भरे बागीचे की तरह दिख रही है। गुंबद डगमगाकर ऊपर पूर्णिमा के चांद की ओर बढ़ने लगा। बहुत बड़ा चांद तेज प्रकाश छोड़ते हुए गुंबद को अपने अंदर समेट रहा है। कितनी प्यारी रोशनी है। ऐना को अपने पूरे शरीर के साथ यह एहसास हो रहा था कि वो सुनहरे रंग की रोशनी में लिपटाया जा रहा है। धन्यवाद। थैंक यू प्रियंका। तोमोको प्लीज आप आए और बच्चों को बताएं इस कहानी का संदर्भ। धन्यवाद। नमस्ते, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आप लोगों को कहानी कैसी लगी? बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है, दुखी कहानी है, लेकिन सोचने के लिए बहुत कुछ हमें बताते हैं। ठीक, और सर ने जो शुरू में बताया था कि हमारे देश में 10 साल पहले 11 मार्च यानी 11 तारीख कल है, बहुत बड़ा भूकंप आया था और बहुत बड़ा सुनामी। ठीक है, वो कहाँ पे हुआ था? पूर्वोत्तर क्षेत्र में। मैं वहीं से हूँ। मेरे गांव यानी मेरे जन्म स्थान में भी इसका असर तो पड़ा है। और मैं बताऊं तो आज तक 12,000 लोग उसी भूकंप सुनामी के कारण गुजर गए हैं और 48,000 लोग अभी तक अपने घर वापस नहीं जा सकते हैं। किसी के कारण घर खराब हो गए या कोई ना कोई कारण होते हैं। तो आज भी ये प्रोग्राम तो खत्म नहीं हुआ है असल में। और ये कहानी है वो एक तरह से जो उस सुनामी और भूकंप का शिकार नहीं बने उन लोगों को एक सांत्वना देने के लिए कहानी लिखी गई है। और जो वो गुजर गए हैं उन लोगों की ओर से भी हमें संदेश मिलते हैं कि आप लोग अब दुखी न रहें, हमारे कारण दुखी न रहें। ये जो संदेश जो गुजर गए लोगों की ओर से हमें जो गुजर गए हैं वो अभी तक हमारे दिल में जीवित है और इस पुस्तक में भी जीवित है और आप लोगों ने जो सुना है आप लोगों के दिल में भी जीवित है। तो जो हम अभी जीते हैं वो आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह की सांत्वना उस कहानी में मिलती है। धन्यवाद। धन्यवाद तुमको, धन्यवाद। कपिल, क्या मैं आपको आमंत्रित कर सकती हूँ अगली कहानी बताने के लिए? हाना मिजुकी का रास्ता। आगे आजा, पीछे दिखेगा। शुक्रिया स्वाति। तो ये जो फूल आप देख रहे हैं इस स्लाइड में, ये हाना मिजुकी
के पेड़ के फूल हैं। ये फ्लावरिंग डॉगवुड के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया में ये तो नहीं, लेकिन इसके परिवार का एक पेड़ है जिसको हम भमोरा बुलाते हैं, उत्तराखंड और हिमाचल में पाया जाता है। और चूंकि इस समय बसंत चल रहा है, आजकल तो पूरे जापान भर में खूब सारे हाना मिजुकी के पेड़ देखने को मिल जाएंगे आपको। तो चलिए सुनते हैं हाना मिजुकी का रास्ता। मुझे ये शहर बहुत पसंद है, मुझे ये दृश्य बहुत पसंद है। मैंने पहाड़ के ऊपर से शहर की ओर देखा तो देवदार के पेड़ों के उस पार समुद्र टिमटिमा कर चमक रहा था। मुझे अपना परिवार बहुत पसंद है, मुझे अपने दोस्त बहुत पसंद हैं। समुद्र के तट पर हम सब एक साथ खेलते थे। स्कूल और घर के रास्ते में हम पुल पर साइकिल चलाते थे। गर्मी के मौसम में तानाबाता त्योहार के समय सजी हुई बड़ी गाड़ी झांकी प्रदर्शन के लिए निकलती थी। समुद्र के रेतीले तट पर लेटे हुए हमने आकाश में आतिशबाजी देखी थी। गर्मी के मौसम में समुद्र पर भी तानाबाता त्योहार मनाया जाता था। मैंने पिताजी के कंधे पर बैठकर उसे देखा था। सूर्यास्त के समय मैंने पिताजी के साथ समुद्र देखा था। वो सुनहरे रंग में चमक रहा था। और उस समय अब मैं कहां पर हूं? हल्के गुलाबी रंग के फूलों के बीच मैं सो रहा हूं। मां के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। अब नहीं रोना मां, आप उस सुखद समय की याद करना और हंसते रहना। मैं यहां से आपको देख रहा हूं। मां, मेरी बात सुनना। मैं हाना मिजुकी का पेड़ बहुत पसंद करता था। आप उसके बहुत सारे पौधे लगा देना और हाना मिजुकी के पेड़ों के साथ एक रास्ता बनाना। अगर फिर सुनामी आ जाए तो सब लोग उस रास्ते से निकलकर सुरक्षित जगह तक पहुंच सकें। इस शहर के लोगों को फिर से सुनामी का शिकार नहीं बनना है और वैसे दर्द को भी महसूस नहीं करना है। इसलिए कभी मैं पेड़ बन जाऊंगा और कभी फूल बन जाऊंगा। मैं सबकी रक्षा करना चाहता हूं मां। मां, लोगों की जीवन की रक्षा के लिए हाना मिजुकी के बहुत सारे पौधे लगा देना। जैसे आप और पिताजी ने मेरी रक्षा और देखभाल की और मुझे प्यार से बड़ा किया, वैसे ही अब आप हाना मिजुकी के पेड़ से प्यार करना। हाना मिजुकी के फूलों से भरा हुआ रास्ता बहुत दूर तक जाता है। ये रास्ता लोगों के जीवन की रक्षा करता है। हल्के गुलाबी रंग में वसंत का धुंधला सा दृश्य हमारे सामने है। बहुत दूर पर समुद्र दिख रहा है। हाना मिजुकी के रास्ते पर मैं मां के साथ चल रहा हूं, हमेशा के लिए।
हमेशा के लिए। धन्यवाद कपिल, वाकई में कितनी बेहतरीन कहानियां हैं और ये किस तरह से हमको याद दिलाती हैं कि जापान के ऊपर से किस तरह की घटना हुई और बच्चों और परिवारों पर उसका क्या असर हुआ। क्या मैं तुमको जी से अनुरोध कर सकती हूँ कि वो आए और इस कहानी के बारे में भी 2 शब्द बताएं बच्चों को। नमस्ते, आप लोगों को कैसा लगा ये कहानी? ये कहानी भी असली कहानी पर आधारित है, असली घटना पर आधारित है। जिसने ये कहानी लिखी है वो एक मान है, उसका बेटा उस भूकंप में चले गए हैं। उसके बाद ये जो मान है वो रोज ही रोती रही, रोज रोज कुछ भी नहीं कर पाए, इतना दुखी हो गई। तो एक दिन अचानक उसको अपने बेटे का आवाज सुनाई दिया। उन्होंने क्या बताया था? जीवन की रक्षा के लिए हनामिजुकी के पेड़ का पौधा लगाना चाहता हूँ, उन्होंने माँ को बताया। तो ये सुनने के बाद माँ को समझ गया कि उसके पास बहुत बड़ी भूमिका थी, आगे आने वाले लोगों को बहुत कुछ बताना है। उसको अचानक याद आ गया। तब वो खड़ी हो गई और उन्होंने बताया कि मेरा बेटा जो अब नहीं रहा, उसने मुझे ये पूरा सिखाया, मुझे क्या करना चाहिए। तो बेटा क्या चाहता था? ये घटना दोबारा नहीं होना चाहिए, कोई भी मेरे जैसे नहीं चले जाना चाहिए। उसने कहानी में क्या बताया था? और हनामिजुकी के पेड़ के साथ ऐसा रास्ता बनाना मान, अगर फिर सुनामी आ जाए तो सब लोग उसी रास्ते से निकलकर सुरक्षित जगह तक पहुंच सके। तो ये उद्योग से एक संदेश था। हम नहीं रोक सकते हैं भूकंप, हम नहीं रोक सकते हैं सुनामी, लेकिन जो होने के बाद या होते वक्त किस तरह अपना जीवन बचा सकते हैं ये तो हम सीख सकते हैं। तो बेटा ये बताना चाह रहे थे अपनी माँ को, और माँ हम सबको बता रहे थे। ओके, धन्यवाद। जी मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे, एक सवाल, और उससे पहले ये बताना चाहती हूँ कि इस किताब की तस्वीरें कितनी सुंदर है, कितनी बेहतरीन है और कहानी को उभर के ला रही हैं। और आपका ट्रांसलेशन इतना बेहतरीन है कि उससे हमको जापानीज नहीं जानने के बावजूद भी हम सबको इस कहानी का मर्म समझ में आया। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत धन्यवाद। एक सवाल मेरा है कि यहाँ पे तानाबाता त्योहार के बारे में एक मेंशन है जी, इस कहानी में, तो आप अगर थोड़ा सा बता सके बच्चों को तानाबाता त्योहार क्या चीज है? तानाबाता त्योहार शायद हमारे सारा बहुत ज्यादा अच्छा जी सर बताइए तो ना। मोटे मोटे तौर पे बताऊंगी। वो मेरे ख्याल से 7 जुलाई को होते हैं। हमारे देश में वो मनाया जाता है और 7 तारीख को हम मानते हैं कि जैसे आकाश में एक क्या कहते हैं, मिल्की वे, हिंदी में मैं भूल गई हूँ, आकाश गंगा, बहुत सुंदर। तो उसके एक तट में एक रानी है, दूसरे तट में एक राजकुमार है। ये दोनों उसी दिन ही मिल सकते हैं, ऐसी कहानी पीछे है और उसी को हम मनाते हैं। और उस दिन हम एक प्रार्थना या एक कामना रखती हैं और उसको किसी छोटा सा पत्र में लिख के, एक बांस है उसी में हम लगा देते हैं और हम इसका कामना कर देते हैं, मेरी कामना पूरी हो जाए करके। अच्छा, शुक्रिया। और मैं सबको बताना चाहती हूँ, हम सब अलग अलग कमरों में बैठे हैं, जूम में जैसा हुआ करता है, पर आज एक्चुअली जापान फाउंडेशन के बदौलत और कुछ बुकरू के रीच की वजह से आज अंबाला, अमृतसर, रणथंबोर, देहरादून और पता नहीं कहाँ से, क्योंकि सबने शहर नहीं बताया, कम से कम जिनके बारे में मुझे पता था, और फालना यानी कि राजस्थान में फालना गांव है,
और वहाँ टाउन है, वहां से बच्चे आए हैं। तो मैं बहुत बहुत सब लोगों को धन्यवाद बताना चाहती हूँ कि समय निकाल के परीक्षा के भीतर वो लोग आए और हम सबके साथ जुड़े, इस बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन और महत्वपूर्ण घटना के बारे में सुनने का मौका मिला हम सबको। सो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि koji सातू जी और टोमोको जी और आउई चाहते हैं थोड़े से बच्चों के साथ और संवाद करें, इसलिए जिनको जल्दी नहीं है वो आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम थोड़ी बात आपसे और करना चाहते हैं, ठीक है? जी जरूर। तो हम इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, अगर आप लोगों की ओर से कुछ पूछना चाहते हैं आज की कहानी के संबंध में या जापान के संबंध में, तो स्वागत है आप लोगों की ओर से। जो भी प्रश्न हो, हमारे साथ जापान फाउंडेशन की सारवी है, मैं हूँ, और जो कहानी पढ़ने में बहुत उस्ताद है हमारे कपिल जी भी हैं हमारे साथ, वो प्रियंका भी जुड़े हुए हैं। जो भी आप लोगों को सवाल पूछना चाहते हैं आप बताइएगा। अनम्यूट करें। चलो 1 by 1 एक एक करके बता दीजिए। नमस्ते। नमस्ते, आपको मैं नहीं देख सकती हूँ, लेकिन आप बताइए। जी हम थोड़े से लेट हो गए थे, इस कारण हम पहली कहानी नहीं सुन पाए थे। कृपया आप उसकी एक शॉर्ट समरी बता दीजिए। शॉर्ट समरी। तो आपने दोनों कहानी नहीं सुना? हाँ जी, हमने बाद वाला सुना पर पहले वाला नहीं सुन पाए। अच्छा, पहले वाला चंद्रमा की सीप है, ठीक है। तो एक लड़की थी एना, वो उसकी मां चली गई भूकंप की वजह से। उसके बाद एना उसकी याद करती है और वो खुद को भी इसका अनुभव हुआ था, भूकंप का बहुत भयंकर था, तो बहुत डरती है, और सुनामी के अनुभव भी हुआ था, बहुत डरती। उसके बाद वो किसी भैया से मिलते हैं, तो भैया बताते आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है करके समुद्र तट तक वो ले जाता है। तो रात को बहुत रहस्यमय घटना होती है कि जो चले गए लोग हैं वो वहां समुद्र तट तक वापस आते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। ये लोग बताते हैं कि हम तो चले गए हैं, इस दुनिया में नहीं रहते, लेकिन हम ठीक है। हमारी चिंता क्या होती है, जो अब अभी तक जो जीवित है हमें उसको छोड़ के आ गए हैं, उन लोगों को दुखी न रहे, हम तो वापस उसी की चिंता कर रहे हैं, उस तरह की बात करते हैं। तो एना वो सुनती है और उसको लगता है अच्छा। देन वो भैया क्या होता है, वो असल में भैया नहीं था, वो उसके कुत्ते था। जो पहले कुत्ता वो पाल रही थी, अपना कुत्ता है वो। भैया से अपने कुत्ता रूप में वो चेंज हो जाते हैं। वो बताते हैं एना जी मुझे बहुत आपके साथ बहुत अच्छे से रहा था, आपने मुझे बहुत प्यार किया, अब तो मैं नहीं रहती हूँ इस दुनिया में, लेकिन आपको चिंता मत न करे, आपको दुखी न रहे। और माँ भी आ जाती है, माँ भी इतना मुस्कुराती है, एना आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम सुखी रहे। ठीक है, इस तरह से उस कहानी में जो चले गए लोग हैं उन लोगों की ओर से एक संदेश दी गई है। जो बच गए हैं इन लोगों को ठीक ठाक रहने के लिए, आनंद लेने के लिए, उस दुख को पार करने के लिए। ओके, थोड़ा बहुत समझ गए? मैं सोचती हूँ ये ना 4 कहानियां हैं, इसका अभी तक पुस्तक रूप में नहीं आया है, तो आज हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने तो सुना, लेकिन आज नहीं जुड़ पाए, उन लोगों को तक मैं पहुंचना चाहती हूँ। अब मेरी कोशिश है कि इस कहानी को बुक्स के रूप में आप लोगों तक पहुंचाने का। हाँ, तो आपका माम पूरा हो गया। मैंने आपको सुनाया दोबारा से कहानी। शुक्रिया। अच्छा, ठीक है। और कोई प्रश्न? मैम जी मैम, वेयर इज हाना
flower most commonly found? आपकी आवाज साफ नहीं है, दोबारा। Ma'am, where is Hana Mizuki flower most commonly found? हमारे देश में कौन सा हाना मिजुकी फ्लावर कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? दोकोにありますハナミズキ। जापान में? हाँ जी, दोकोにでもありますね। हर जगह है? हर जगह मिलते हैं। Thank you, ma'am. हाँ, बहुत लोकप्रिय है वो। Thank you, ma'am. जी, और कुछ पूछना है? वो फूल बहुत सुंदर होते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम समाप्त कर सकते हैं। हेलो मैम। हाँ जी, बताइए। आई एम फ्रॉम क्लास 8। जो आपने एक पेड़ के बारे में बताया है उसे जापानीज में क्या कहते हैं? पेड़, वो तो हानामिजुकी है। वो ओके मैम, थैंक यू। पेड़ का नाम भी है, फूल का नाम भी है, दोनों है। ओके मैम, धन्यवाद। गूगल करके ना वो उसका पिक्चर देख लो, ठीक है। इस हानामिजुकी नामक बहुत अच्छे अच्छे गाने भी जापान में, ये भी थोड़ा गूगल करके सही है। आप सुनाते? और कोई प्रश्न? एक्सक्यूज मी मैम, क्या आपका भी कोई लैपटॉप है? बहुत सारे लोग बैठे हैं। आपका भी कोई लव्ड वन खोया सुनामी के कारण? That happened 10 years back? नहीं, मेरा ये किस्मत था, मेरे साथ कोई नहीं चले गए हैं, लेकिन मेरे दोस्त जो परिचित इन लोगों के साथ तो हुए हैं जी, बहुत सारे लोगों। जी, दोबारा बोलिए। हमें कैसे पता लगेगा कि वो बुक पब्लिश हो गई है? जब स्टोरी वन से कोई नोटिस आएगा, जब अगर प्रकाशित होंगे ना तो विमोचन तो हम करेंगे ना, तब हम सबको सूचना दे देंगे जी। ठीक है, धन्यवाद। और कोई है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं स्कूल से या कोई कहीं से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी बहुत पहली कोशिश थी, ये जो ऑनलाइन में आप लोगों के साथ जुड़ना काफी चैलेंजिंग था, फिर भी मुझे एक चीज अच्छा लगता है, हम इतना दूर बैठे हुए भी एक साथ जुड़ जाते हैं और आप लोग हमारे कहानी और सब सुन सकते हैं। कपिल जी हम बैठे हुए हैं, प्रियंका अपने घर में बैठे हुए हमारे साथ है। अच्छा, तो अगर कोई पूछना नहीं है तो हम समाप्त कर सकते हैं। स्वाति या शालिनी, आप लोगों की ओर से कुछ? नहीं, मैं केवल आप लोगों का दोबारा से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और ये एक चीज बच्चों को बताना चाहती हूँ कि हम बहुत खुशनसीब है कि हमारे यहाँ जापान फाउंडेशन की जो टीम आई हुई है और तोमोको जी जो है, हम एक बुक स्टोर में बैठे हैं, तो आप समझ सकते हो कि हमारा माहौल कितना सुंदर है। ये यूरेका बुक स्टोर है और यहाँ पे बैठ के हमने आज का प्रोग्राम किया। ये हमारा एक पहला मुहिम था जहाँ पे, जिसको आजकल की भाषा में हाइब्रिड सेशन बोला जा रहा है, कि कुछ ऑनलाइन है और कुछ ऑफलाइन है। तो हमारे लिए भी एक ये दूसरा मौका है जब हमने ये चीज कोशिश करी, और बहुत अच्छे से हुआ मेरे विचार से। ये सब आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से हो पाया है, एंड थैंक यू सो मच। मैं सब बच्चों को देख रही हूँ, सच में खुश हो रही हूँ कि ना ही केवल हम दिल्ली को आप तक लेके जा पा रहे हैं, हम एक्चुअली जापान को आप तक लेके पहुंच गए हैं ये स्टोरीज के माध्यम से। सो वी आर ऑल वेरी लकी दैट वी हैव हैड दिस अपॉर्चुनिटी टुडे। Yes, so yes, please, any other questions, or we can
कॉल इट अ डे नाउ। आप लोग डिसाइड करिए, कुछ और पूछना चाहते हैं तो प्लीज एकदम फ्री है, कुछ भी पूछ सकते हैं आप, छोटा सवाल बड़ा सवाल। क्या हुआ है क्या छत में? कुछ किसी ने पूछा छत में। वेयर इज द हानामिजुकी फ्लावर मोस्ट कॉमनली फाउंड? वो तो हमने बता दिया, जहाँ पे भी होता है हर जगह मिलता है। और एक लिंक हमने यहाँ पे शेयर किया है बच्चों, ये लिंक अगर कोई टीचर डाउनलोड कर लें तो फिर बच्चों के साथ ये शेयर करें, ताकि थोड़ा सा फीडबैक मिल सके आपका इस सेशन का क्या, इस सत्र का क्या फीडबैक है वो आप उसमें डाल सकते हैं, ताकि अगली बार हम जब मिलें तो आपके लिए और बेहतर कुछ ला सके, या आपके अनुसार कुछ इच्छा अनुसार कुछ ला सके। तो आप प्लीज फीडबैक फॉर्म को फिल करने की कोशिश कीजिएगा। और हानामिजुकी को इंडिया में क्या कहते हैं कपिल? अभी आपने बताया था शायद। भमोरा बुलाते हैं। हानामिजुकी नहीं है वो, लेकिन उसी के परिवार का एक पेड़ है जो कि पहाड़ों में पाया जाता है, हिमाचल में और उत्तराखंड में। क्योंकि हानामिजुकी का पेड़ नहीं था, मैंने भी अपनी ओर से ढूंढ लिया था, लेकिन डिट्टो सेम नहीं मिला, इसलिए मैंने हानामिजुकी नाम लिख रखा था। एक्सक्यूज मी मैम। जी बताइए। मैं वांट टू आस्क दैट हानामिजुकी जो ट्री है मैम, वो मोस्ट कॉमनली हर जगह जापान में मिलता है? हमने बता दिया, वो देश भर में मिलते हैं। ओके मैम। एंड मैम उस पे उस ट्री पर मैम फ्रूट भी उगते हैं? फ्रूट नहीं होगा, बीज तो बनेगा। फ्रूट नहीं बनता, बीज बनेगा। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। ये छात में मैं देख रही हूँ सब लोग सुंदर है, अच्छी कहानी है लिख रखी है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बताया आपने, बहुत धन्यवाद। अब यहाँ कपिल भी बैठे हुए हैं। Okay, I think that's it. हाँ जी। All right. Okay. Thank you everybody. Thank you once again. And we will meet soon again with new stories if possible. कोशिश करेंगे कुछ और कहानियां लेके आप तक पहुंचने के लिए। और आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल और सारे बच्चों, पेरेंट्स जो घर से लॉग ऑन किए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड बाय। धन्यवाद।